कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं। बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट बच्चे के द्वारा लिखा गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। काफ़ी मोटिवेशनल सेंटेंस लिखा गया है और इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। साथ ही साथ अन्य जितने भी लोगों के द्वारा, जितने भी बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके तहत 2 स्तरों पर सत्ता को विकेंद्रीकृत किया गया, अर्थात 2 स्तरों वाली सरकार की व्यवस्था की गई। एक केंद्र सरकार के रूप में और दूसरा राज्य सरकार के रूप में। एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का गठन किया गया। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में केवल 2 स्तरों से अच्छी तरह से शासन नहीं चलाया जा सकता था। भारत में संघीय सत्ता को तीसरे और सबसे निचले स्तर तक विकेंद्रीकृत करने की व्यवस्था की गई, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। यानी सत्ता का संचालन करने के लिए तीसरे और सबसे निचले स्तर तक संघीय सत्ता को विकेंद्रीकृत करने की व्यवस्था की गई, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। पहले जो 2 स्तरों पर सत्ता को विकेंद्रीकृत किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में, उसे तीसरे स्तर पर भी विकेंद्रीकृत किया गया, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। इसी के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत की गई। सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह था कि स्थानीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर ही अनेक मुद्दों या समस्याओं का निपटारा हो सके। ग्रामीण स्तर पर ही अनेक समस्याओं का निपटारा हो सके, क्योंकि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उसे बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर जो लोग रह रहे हैं वे लोग अपनी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई। वास्तविक रूप से विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। 1992 में संविधान में संशोधन करके
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। साथ ही साथ 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 विषय रखे गए तथा नगरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को शामिल किया गया और नगरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया। आइए अब हम लोग बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, विधिवत शुरुआत कब से किया गया, इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत का इतिहास बहुत पुराना है। आज़ादी के बाद से ही बिहार में पंचायती राज अधिनियम बना। समय समय पर इसमें परिवर्तन भी हुआ, समय समय पर इसमें संशोधन भी हुआ, परंतु वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है। परंतु वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में से आधा सीट अर्थात 50% सीट आरक्षण का प्रावधान है। यानी 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी, साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था के संचालन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 वर्तमान समय में लागू किया गया है। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था के संचालन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 लागू किया गया है, जिसके तहत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति का गठन किया जाता है। साथ ही साथ बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का गठन किया जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के तीनों रूप को बारी बारी से समझते हैं, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत। दूसरा है पंचायत समिति। और तीसरा है जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुखिया,
उपमुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव इत्यादि आते हैं। मुखिया, उपमुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मुखिया, उपमुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत में होने वाले विकासात्मक कार्य योजना को की देखरेख इनके द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत में रहने वाले 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी सदस्यों के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर चुना जाता है। मुखिया का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर उस पंचायत में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, उनके द्वारा मुखिया का चुनाव किया जाता है। एक पंचायत में सामान्यतः कम से कम आबादी 7,000 तक होनी चाहिए। एक पंचायत की सामान्यतः आबादी 7,000 तक होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई वार्ड होते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। एक पंचायत के अंतर्गत अनेक वार्ड होते हैं। एक वार्ड का निर्धारण कम से कम 500 की आबादी पर किया जाता है। एक ग्राम पंचायत का निर्धारण कम से कम 7,000 की आबादी पर किया जाता है। प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सदस्य का चुनाव किया जाता है। जितने भी वार्ड होते हैं सभी में एक एक वार्ड सदस्य होते हैं और सभी वार्ड सदस्य आपस में मिलकर एक उपमुखिया का चुनाव करते हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जिसे हम पंचायत सचिव या पंचायत सेवक कहते हैं। मुखिया या उपमुखिया को अपने पद से हटाने का नियम। मुखिया या उपमुखिया अपने पद से स्वयं हट सकते हैं या हटाए भी जा सकते हैं। यदि उन्हें अपनी स्वेच्छा से हटना हो तो स्वेच्छा से हटने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र की स्वीकृति के साथ ही वे अपनी स्वेच्छा से अपने पद से हट जाएंगे। हटाने का नियम यह है, यदि ग्राम पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो मुखिया या उपमुखिया को पद से हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुखिया, उपमुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी को ग्राम पंचायत की अदालत कहते हैं। न्यायिक कार्यों की देखरेख ग्राम कचहरी के माध्यम से किया जाता है। ग्राम कचहरी में सरपंच के अलावा पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, न्याय सचिव होते हैं और न्याय मित्र भी होते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहा जाता है। जिस प्रकार मुखिया का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, उसी प्रकार सरपंच और पंच का भी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं तथा विभिन्न वार्डों से जो चुन के आते हैं उसे हम पंच कहते हैं। विभिन्न पंचों के माध्यम से सरपंच की सहायता से एक उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा न्याय सचिव और न्याय मित्र भी ग्राम कचहरी का प्रमुख हिस्सा है। सरपंच पंच के अलावा ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव भी होते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ग्राम कचहरी के द्वारा फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाती है। ग्राम कचहरी के द्वारा
फौजदारी और दीवानी, ग्राम कचहरी के द्वारा फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाती है। ग्राम कचहरी के द्वारा फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाती है। सरपंच अधिकतम 10,000 तक के मामले, अधिकतम 10,000 तक के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 1,000 रुपये तक किसी भी अपराधी को जुर्माना कर सकते हैं। 1,000 से अधिक जुर्माना नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम लोग ग्राम पंचायत के कार्य तथा ग्राम पंचायत के आय के स्रोत को समझते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना या वार्षिक बजट को तैयार करना, यह ग्राम पंचायत का कार्य है। साथ ही साथ प्राकृतिक संकट में सहायता प्रदान करना, प्राकृतिक संकट में सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना, सामुदायिक कार्यों में सहयोग देना, गांवों के लिए अनिवार्य आंकड़े इकट्ठा करना, कृषि विकास से संबंधित कार्य, पशुपालन से संबंधित कार्य, वन विकास से संबंधित कार्य, कुटीर विभाग, कुटीर उद्योग से संबंधित कार्य, शौचालय निर्माण का कार्य, भवन निर्माण का कार्य, शमशानों की घेराबंदी का कार्य, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण इत्यादि कई महत्वपूर्ण कार्य हैं ग्राम पंचायत के। आइए अब हम लोग ग्राम पंचायत के आय के स्रोत को समझते हैं। पहला है कर स्रोत, होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन से प्राप्त कर। दूसरा नंबर में है फीस और रेंट, फीस और रेंट। ग्राम पंचायत के नियंत्रण में तीर्थ स्थानों, हाटों, मेलों, सार्वजनिक शौचालय, जलापूर्ति से फीस और रेंट के रूप में प्राप्त आय। तीसरा है केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान या अनुदान। चौथा नंबर में है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान दिया जाता है। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के दूसरे स्तर को समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति है, जिसे मध्य स्तर भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर, जिसे सबसे नीचे का स्तर कहा जाता है, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर, जिसे पंचायत समिति कहते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर, जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। प्रत्येक 7,000 की आबादी पर, प्रत्येक 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, और 5,000 की आबादी पर, और 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। साथ ही साथ 50,000 की आबादी पर, 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। एक ब्लॉक के अंतर्गत यदि 28 पंचायत हैं तो उसमें 28 मुखिया हो सकते हैं, लेकिन पंचायत समिति 28 से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक पंचायत समिति केवल 5,000 की आबादी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भी पंचायत समिति होते हैं सभी के द्वारा एक प्रमुख का चुनाव किया जाता है, एक प्रमुख का चुनाव किया जाता है, साथ ही साथ एक उप प्रमुख का भी चुनाव किया जाता है। एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर जिला परिषद है। प्रत्येक 50,000 की आबादी पर, 50,000 की आबादी पर
एक जिला परिषद सदस्य का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव की तरह इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी पंचायत समितियां होते हैं। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। साथ ही साथ जिले के सभी पंचायत समितियां के प्रमुख इनके सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होता है। जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होता है। जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया तो इन्हें हम मनमानी तरीके से विघटित नहीं कर सकते हैं। यदि विघटन की स्थिति आ ही जाती है तो विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी जानकारी थी वह दिया गया है। इसे बार बार देखें, समझने का प्रयास करें, जो जरूरी चीज़ हो उन्हें नोट कर ले। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।